और भारत नीति के नेशनल कोऑर्डिनेटर जो सफल संचालन कर रहे हैं सहनुप जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय मातृशक्ति बंधुओं, मैं जानता हूँ कि आज हम सब लोग इतनी बड़ी संख्या में प्रकाश जी को सुनने के लिए आए हैं। मैं जानता हूँ कि बड़े दूर दूर से लोग आए हैं, गांधीनगर से, पठानकोट से, मुंबई से, पूरे देश भर से शिक्षाविद यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बड़े बड़े शिक्षा में काम करने वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं। अनेक वर्षों से जिन्होंने शिक्षा में अपना जीवन लगा दिया, ऐसे अनेक महानुभाव यहाँ सामने बैठे हैं और वे लोग इस बात के लिए उत्सुक है और देखना चाहते हैं कि इस नई शिक्षा नीति को, जिसको लेकर के पिछले वर्ष भर से पूरे देश भर में एक परामर्श का दौर चला, उसको क्या और कैसी दिशा आने वाले समय में केंद्र सरकार के नेतृत्व में मिलती है। भारतीय शिक्षण मंडल ने अपना भी योगदान दिया। केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा नीति के बिंदु डाले जाने से पहले ही अगस्त 2014 से ही भारतीय शिक्षण मंडल ने पूरे देश भर में एक राष्ट्रीय शिक्षण रूपरेखा नाम से एक आउटलाइन ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन पॉलिसी, एक समग्र शिक्षा नीति की रूपरेखा बना करके पूरे देश भर में उस पर चर्चा प्रारंभ की। देश के 228 जिलों में अनेक प्रकार की गोष्ठियां हुई और उसके द्वारा लोगों से अभिमत प्राप्त किए गए। 4 लाख से अधिक लोगों से संपर्क करने के बाद में 1.5 लाख अभिमत लिखित रूप में ऑनलाइन और ऑफलाइन हमको प्राप्त हुए और जिस पर आधारित हमारे तरफ से जो बातें थी, जो सूचनाएं थी, उसको हमने 4 फरवरी को 2016 को TSR सुब्रमण्यम समिति के सामने प्रस्तुत किया। भारतीय शिक्षण मंडल का विश्वास, और राजपूत जी मैं केवल कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, भारतीय शिक्षण मंडल का विश्वास है कि शिक्षा समाज का विषय है और जब तक समाज तैयार नहीं होगा और समाज का एक अभियान नहीं बनेगा, समाज इस बात की जिम्मेवारी नहीं लेगा कि हमारी नई पीढ़ी को शिक्षा देना, संस्कारित करना और राष्ट्र के लिए तैयार करना हमारी जिम्मेवारी है, तब तक सरकार चाहे जितना कुछ कर ले वह नाकाफी होगा, वह पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए भारतीय शिक्षण मंडल का लक्ष्य समाज है। इसलिए बार बार जब हमको पूछा जाता था कि नई शिक्षा नीति में आपने जो इतना सारा देश भर में लोगों के बीच में जाकर के चर्चा की और सरकार ने अपनी बात नहीं मानी तो क्या होगा? मैंने कहा हमारे काम तो हो गया, हम समाज के पास हमने समाज तक इस विषय को पहुंचाया कि इस राष्ट्र को क्या दिशा आप देना चाहते हैं। हम 70 साल की स्वतंत्रता के बाद भी अपने इस आक्रोश से बाहर निकलेंगे नहीं कि दुनिया के आगे हमको क्या चाहिए। भारतीय शिक्षण मंडल का मानना है कि भारत का विश्व के प्रति एक दायित्व है और वह दायित्व गुरु का दायित्व। स्वामी विवेकानंद ने अपने लाहौर में दिए गए भाषण में कहा था कि प्रत्येक राष्ट्र की एक नियति होती है। Each nation has got a destiny to fulfill, a message to deliver and a mission to accomplish. प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक नीति है, प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक संदेश है और प्रत्येक राष्ट्र का एक अपना जीवन व्रत है, एक मिशन। और उसी भाषण में लाहौर में बोलते समय स्वामी विवेकानंद आगे कहते हैं कि जो जिस राष्ट्र का स्वभाव होता है उसके अनुकूल वह राष्ट्र जब शक्तिशाली बनता है तो विश्व पर प्रभाव डालता है। स्वामी जी ने उदाहरण दिया कि ग्रेट ब्रिटेन का स्वभाव राजनीति है, इसलिए ग्रेट ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली हुआ उसने सारे विश्व में साम्राज्य की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद 1893 में भविष्यवाणी कर रहे हैं यदि किसी दिन अमेरिका विश्व में शक्तिशाली बना तो सारी दुनिया को व्यापार करा देगा, बाजार बना देगा, क्योंकि व्यापार अमेरिका का स्वभाव है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था 1893 में, तो जाकर के 1940 के आसपास सत्य हुआ 36 के बाद में, कि यदि जर्मनी किसी दिन शक्तिशाली बना तो सारी दुनिया को युद्ध में झोंक देगा, क्योंकि सामरिकता जर्मनी का स्वभाव है। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी जो हुई नहीं अभी तक। उन्होंने कहा यदि किसी दिन फ्रांस शक्तिशाली हुआ तो सारे विश्व में सौंदर्य बोध का और कलाओं का प्रसार करेगा, क्योंकि एस्थेटिक्स यह फ्रांस का स्वभाव है। और इसके आगे स्वामी विवेकानंद कहते इसलिए भारत जब शक्तिशाली हुआ और जब भारत ने विश्व मंच पर अपना स्थान प्राप्त किया और अपने कर्तव्य को पूर्ण किया, तब तक भारत ने जगत गुरु के रूप में अपने स्थान को प्राप्त किया। भारत जगत की चौधराहट नहीं करेगा, भारत जगत में व्यापार नहीं करेगा, भारत जगत में साम्राज्य नहीं प्राप्त करेगा। जगत में सर्वाधिक समृद्ध शक्तिशाली होते हुए भी भारत ने जगत को ज्ञान दिया। मेरे लैपटॉप के डेस्कटॉप पे
वॉशिंगटन में ये मूर्ति ओबामा के निवास से, व्हाइट हाउस से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अमेरिका को ये मूर्ति भारत ने नहीं गिफ्ट की। अमेरिका को ये मूर्ति भेंट देने वाला देश वह है जिस देश में विश्व की सर्वाधिक मुस्लिम आबादी रहती है, जिस देश की आबादी का 93% हिस्सा इस्लाम को मानने वाला है। उस इंडोनेशिया ने अमेरिका को सरस्वती की मूर्ति प्रदान की, जिसके प्लाक पे लिखा है गॉडेस ऑफ लर्निंग। मैंने तो व्रत लिया है, इसलिए इस देश भारत भूमि को इस जन्म में छोड़ करके जाने का विचार नहीं है, इसलिए कभी विदेश नहीं गया, लेकिन इंटरनेट से पता चलता है। जकार्ता यूनिवर्सिटी में इंडोनेशिया में भी वह मूर्ति लगी हुई है, और वहां का मुसलमान वाइस चांसलर उसमें से एक का किसी कॉन्फ्रेंस में मेरी मुलाकात हुई थी, और उसका नाम याग्निक मोहम्मद था। मैंने कहा याग्निक और मोहम्मद ये कैसे हुआ? तो कहता है पूर्वज तो हमारे एक ही है, हमने संप्रदाय मजहब बदल लिया होगा लेकिन पूर्वज तो बदल नहीं सकते। और वो मुस्लिम वाइस चांसलर इंडोनेशिया में अपने ऑफिस में बैठने से पहले मां सरस्वती को प्रणाम करके जाता है। हमारे सेकुलर भारत में जिसमें 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, कोई वाइस चांसलर ये कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए राष्ट्र की नियति को लेकर के शिक्षा नीति का सीधा संबंध है। 70 वर्षों की स्वतंत्रता के बाद यह मातृभूमि या भारत माता हुंकार लेकर के जग रही है, और हम विश्व को कुछ देना चाहते हैं, केवल डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में नहीं, केवल विश्व की एक बहुत बड़ी युवा आबादी भारत में रहती है इसलिए नहीं, क्योंकि विश्व की मानवता की समस्याओं का समाधान देने की क्षमता इस राष्ट्र की संस्कृति और विचारधारा में है। इसलिए भारत का कर्तव्य बनता है कि हम विश्व का मार्गदर्शन करें, विश्व का गुरुपद हासिल करें। और जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं, हर बार उसको हम नई शिक्षा नीति कह देते हैं, हर 10, 12, 15 साल बाद, लेकिन नई शिक्षा नीति होने के साथ वो राष्ट्रीय होना आवश्यक है, वो समग्र होना आवश्यक है, वो होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड एकात्म होना आवश्यक है। और ऐसी शिक्षा नीति का लक्ष्य यह होना चाहिए कि भारत विश्व को क्या प्रदान करेगा। केवल भारत की चुनौतियों की बात नहीं है, विश्व की भारत से अपेक्षाओं की बात और उसकी पूर्ति भी हमको इसमें करनी है। जब हम मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज की मूक्स की बात करते हैं, तब केवल विदेशी यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज भारत में करने की बात करने के स्थान पर हमारी यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज विश्व में, हमारे यहाँ दिल्ली में इग्नू इतना बड़ा संस्थान है जिसने सारे विश्व में भारत की साख पैदा की थी। कुछ गलत नीतियों के कारण आज वो सिमट करके रह गए। हमको सारे विश्व के नेतृत्व की ओर देखना है, और बड़ा आधार बनता है, बड़ा विश्वास बनता है, क्योंकि प्रकाश जावड़ेकर जी ने पर्यावरण के क्षेत्र में विश्व के लगभग 180 देशों का नेतृत्व विश्व मंच पर किया है। वो देश शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रकाश जी भारत का नेतृत्व के तौर देख रहे हैं। इसलिए हमारी शिक्षा नीति केवल भारत की राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम नहीं बनेगी, हमारी शिक्षा नीति विश्व की मानवता की और समस्याओं का समाधान करने वाली नीति बन सकती है। इसलिए इस अपेक्षा को लेकर के हम देखते हैं, इसलिए समाज को अपना दायित्व लेना पड़ेगा। मैं केवल 2-3 मुद्दे यहाँ पर कहना चाहूंगा जो भारतीय शिक्षण मंडल ने अपने सारे देश भर में किए हुए और इस विमर्श में आए साथ। पहला मुद्दा है स्वायत्तता। पहला मुद्दा यह है कि शिक्षा की व्यवस्था को शिक्षकों के हाथ में दिया जाना चाहिए, शिक्षाविदों के हाथ में दिया जाना चाहिए। शिक्षा का नियंत्रण जिस दिन शिक्षाविद करने लगेंगे उस दिन परिवर्तन दिखेगा। आज हम देखते हैं दुनिया में स्कूली शिक्षा में पीसा रेटिंग में साउथ कोरिया और फिनलैंड के पिछले कुछ वर्षों से पहले और दूसरे नंबर पर है। साउथ कोरिया का चमत्कार आप देखिए, केवल मात्र 12-13 वर्षों में साउथ कोरिया ने अपने यहाँ की जर्जर शिक्षा व्यवस्था को इस प्रकार से बना दिया कि विश्व का नेतृत्व करने लगा। और साउथ कोरिया ने एक इस आधार पर किया, केवल एक आधार पर किया, उन्होंने शिक्षकों की गरिमा को पुनर्स्थापित किया। साउथ कोरिया ने नीति बनाई कि प्राइमरी की कक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक बनने के लिए कम से कम 5 साल का अध्यापक शिक्षण लेना अनिवार्य होगा। 5 साल के शिक्षण के बिना आप जा नहीं सकते अपने, क्योंकि नई पीढ़ी को आप तैयार करें। और दूसरा काम उन्होंने किया, साउथ कोरिया संभवतः दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसमें प्राइमरी शिक्षक की सैलरी, वेतन या वहां पर सर्वाधिक है। इसलिए वहां का सर्वोत्तम छात्र, यूनिवर्सिटी का टॉपर, उसको जब पूछा जाता है कि तू क्या बनेगा, तो कहता है मैं प्राथमिक शिक्षक बनूंगा।
शिक्षक वहां पर वीआईपी, शिक्षक की गरिमा को पुनर्स्थापित करना यह शिक्षा व्यवस्था के निर्माण के लिए आवश्यक है। इसलिए शिक्षक के हाथ में नियंत्रण देना पड़ेगा। आज एक प्रिंसिपल बनने के बाद, एक वाइस चांसलर बनने के बाद आगे कुछ नहीं, आगे डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, उसके आगे वह सारा का सारा नियंत्रण कहीं ना कहीं ये ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में। शिक्षक के हाथ में जब तक शिक्षा का नियंत्रण नहीं होगा तब तक शिक्षा में हम परिवर्तन के जो परिवर्तन चाहते हैं उस परिवर्तन के प्रभाव देख नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहले, और उसके लिए शिक्षक को तैयार होना पड़ेगा, शिक्षक को भी दायित्व लेना पड़ेगा। स्वायत्तता लेने के साथ स्वतंत्रता नहीं आएगी, स्वायत्तता के साथ दायित्व आएगा। इसलिए शिक्षक स्वाभिमानी बने, अपने आप में आत्मविश्वास करने वाला बने। भारतीय शिक्षण मंडल का यह प्रयास करते हैं। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। शिक्षा की व्यवस्था शिक्षकों के हाथ में जाए जब हम स्वायत्तता की बात कर रहे हैं। शासन मुक्त शिक्षा व्यवस्था की हम बात करते हैं। यह इस राष्ट्र ने वो आदर्श सदियों से दिया है। समाज निजीकरण की बात मैं नहीं कर रहा हूं, सामाजिकीकरण की बात कर रहा हूं। समाज के हाथ में आज भी इस देश में 3 प्रकार के शिक्षा संस्थान है। एक पूर्णतः सरकारी शिक्षा संस्थान, दूसरे कमर्शियली वर्किंग प्राइवेट, व्यापारिक दृष्टि से चलने वाले निजी शिक्षा संस्थान। कानूनी रूप से व्यापारी नहीं बन सकते, सोसाइटी बनानी पड़ती है, लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि व्यापारीकरण शिक्षा का हो चुका है 91 के बाद में। और तीसरे प्रकार के शिक्षा संस्थान है जो केवल सेवा भाव से शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। शिक्षा का संचालन करने वाले इन संस्थानों के, संस्था चलाने वालों का व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता है। शिक्षा की, देश की शिक्षा नीति को इस तीनों प्रकार की व्यवस्थाओं को कम से कम रिकॉग्नाइज तो करना पड़ेगा। जो प्रॉफिट के लिए शिक्षा चला रहा है उसको ये कहना पड़ेगा कि तू प्रॉफिट के लिए कर रहा है, वो कहे कि मैं प्रॉफिट के लिए कर रहा हूं। और फिर समाज को चुनने दिया जाए कि आप व्यापार में जाना चाहते हो या सेवाभावी शिक्षा संस्थान में जाना चाहते हो। जब तक समाज शिक्षा का दायित्व नहीं लेगा तब तक काम नहीं चलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, और वो बात है अत्यंत विधि को लेकर, मेथोडोलॉजी को लेकर। जब वर्गीकरण का विषय आता है, जब विषय आता है कि संघ क्या कहता है शिक्षा की नीति में, तो बातें चलती है कंटेंट को लेकर के कि क्या बदलोगे, इतिहास की पुस्तकों बदलोगे, ये बदलोगे, वो बदलोगे। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा के भारतीयकरण में कुछ आवश्यकता होगी तो शिक्षा की विधि को, शिक्षा की पद्धति का भारतीयकरण होना आवश्यक है। और जब मैं कहता हूं शिक्षा की पद्धति का भारतीयकरण तो उसके 3 आधार हैं, 3 आकार को लेकर के ये बनती है। पहला आकार है वह आचार्य केंद्रित होनी चाहिए, वह शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए। दूसरा आकार है वह अध्ययन केंद्रित होनी चाहिए, अध्यापन केंद्रित नहीं। लर्निंग बेस्ड, नॉट टीचिंग बेस्ड। जब आरटीई की बात चली थी और आरटीई में 30 विद्यार्थियों में 1 शिक्षक इस रेशियो की बात चली थी, शिक्षण मंडल में हमारे कुछ कार्यकर्ता मुझे पूछ रहे थे, भैया गुरुकुलों में क्या व्यवस्था थी, उसमें टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या था? मैंने कहा मत पूछो, आज के युग में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बोले नहीं बताओ क्या था? मैंने कहा हमारे यहाँ गुरुकुलों में शिक्षक और विद्यार्थी का जो आचार्य और विद्यार्थी का जो रेशियो था वो ये था कि 1000 छात्रों की जिम्मेवारी जो संभाल सके उसको आचार्य कहते थे, और 10,000 छात्रों का योगक्षेम वहन कर सके उसे कुलगुरु कहते थे। वाइस चांसलर का ये क्वालिफिकेशन था कि 10,000 छात्रों का पूरा योगक्षेम वो वहन कर सके। 1000 छात्रों में एक आचार्य कैसे काम करता था? क्योंकि वो सिखाता नहीं था, वो पढ़ाता नहीं था, वो एक वातावरण निर्मित करता था जिस वातावरण में छात्र स्वयं पढ़ते थे। इसलिए अध्ययन केंद्रित, आचार्य केंद्रित, अध्ययन केंद्रित, और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात आनंद केंद्रित। जब तक ज्ञान से आनंद प्राप्त नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं। सामवेद का एक मंत्र है, ऋषि का मंत्र है, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने पढ़ा तो ऐसा भी मंत्र हो सकता है। उस मंत्र के बोल केवल इतने हा ऊहा 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 आनंदमिति आनंदम। ऋषि को ज्ञान हुआ और आनंद हुआ, वो चिल्लाने लगा हा ऊहा ऊहा। ज्ञान और आनंद का सीधा संबंध है। और आज यदि हमारे विद्यालयों में बच्चे नहीं जाना चाहते, रोज सुबह माँ को बच्चे को तैयार करके विद्यालय में भेजना यदि कष्ट का काम है, और यदि हमारे शिक्षक विद्यालय में नहीं जाना चाहते, कैलेंडर हाथ में आते ही वो छुट्टियां देखते हैं, और इस साल 2 अक्टूबर रविवार को आया तो स्टाफ रूम में चर्चा का विषय बनता है कि एक छुट्टी चली गई, इसका मतलब रस नहीं है। इसलिए आनंद केंद्रित, अध्ययन केंद्रित, आचार्य केंद्रित शिक्षा का निर्माण करना यह शिक्षा नीति का उद्देश्य होना चाहिए। केवल अर्थकरी होकर के नहीं चलेगा। अर्थकरी होने के लिए, अर्थोत्तर
भविष्योन्मुखी स्थिति को देखते हुए शिक्षा नीति की ओर हम देखें, ऐसे हमारी अपेक्षा। और भारतीय शिक्षण मंडल की ओर से मैं आप सब लोग विद्वान जन यहाँ पर उपस्थित हैं, और जैसा कि मैंने शुरू में कहा, राजपूत जी वास्तविकता में मैं इन्हीं लोगों से अपेक्षा कर रहा हूं, क्योंकि बिना इनके कमर कसे हुए और इस काम में लगे हुए समाज जब तक नहीं लगेगा तब तक कोई भी मंत्री अकेले कुछ नहीं कर सकता, सरकार कुछ नहीं कर सकती, समाज के बिना सरकार का। इसलिए शिक्षा में समाज का महत्व है। इसलिए मैं आप सब लोगों से हृदय से भिक्षा मांग रहा हूं, अपेक्षा कर रहा हूं कि यदि हम वास्तविकता में इस राष्ट्र को पुनः एक बार जगत गुरु के रूप में प्रस्तावित करने वाली शिक्षा नीति इस देश में लाना चाहते हैं, तो हमको स्वयं के अंदर के परिवर्तन से प्रारंभ करना पड़ेगा। हमको शिक्षा के लिए सेवा भाव से कुछ करने के लिए आगे बढ़ करके करना पड़ेगा। हमको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, और वो जिम्मेवारी लेकर के 5 शिक्षक 10 शिक्षक उनके सम्मान को पुनर्स्थापित करने के लिए मैं क्या करूंगा, यह जब प्रत्येक व्यक्ति अपने आप से पूछने लगेगा, तब इस देश में क्रांति होगी, तब इस देश में अभियान होगा। मैं पूरे देश में घूमता हूं, मेरा सौभाग्य है कि साल में 2 बार भारत की परिक्रमा करने का अवसर मुझे मिलता है, और उस आधार पर बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत माता अब जाग उठी है। इस देश के युवाओं ने अंगड़ाई ले ली है, अपनी बड़ी बड़ी पैकेज वाली नौकरियां छोड़ करके और शिक्षा के क्षेत्र में कूदने वाले अनेक युवा यहाँ पर बैठे हैं, जो अपना त्याग करके और अपना सर्वस्व लगा करके शिक्षा में कुछ करना चाहते हैं, और ये इस देश का भविष्य करेगा। ऐसे युवा जो सेवा भाव से शिक्षा की सेवा करेंगे, वो इस देश का भविष्य करेंगे। इसी विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।